प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 8th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। तो इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। पवन, तूफान और चक्रवात क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं और कहाँ कहाँ ये ज़्यादा आते हैं, इनका कारण क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो हमारे लिए बहुत विचित्र हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलेंगे जो बहुत आम हैं और आप इन्हें घर पर कर सकते हैं। तो देखिए, हम लेसन रीड करते हैं। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटा था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग से पुनः, उसी वर्ष की बात है 1999 में, 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटा के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची लहरें भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार, विद्युत संभरण सप्लाई को प्रभावित किया था। ठीक है, देखिए, उड़ीसा के समुद्री तट की ओर परिवर्त, यानी कि उड़ीसा के समुद्री तट की ओर आ रहे परिवर्त, यानी कि उसकी तरफ जा रहे किसी चक्रवात का, दिख रहा है आपको, ये जो लाइनिंग है ना, ये भारत की सीमा रेखा है। ठीक है ना, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और ये तटीय क्षेत्र है भारत का। और साथ में दिख रही है आंख वाला, ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, गोल गोल घूमता हुआ सा, ये क्या है, ये बता रखा है इसने, किसी चक्रवात का उपग्रह द्वारा लिया गया चित्र है। आभार जो है, यानी कहाँ से लिया गया, किससे हमने लिया है ये चित्र, भारत मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली से। ठीक है, लेकिन चक्रवात होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, इतने विनाशकारी क्यों होते हैं, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। वायु दाब डालती है। जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें तथा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। ठीक है, तो देखिए, इस क्रियाकलाप को मैं आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, टीन वाला ढक्कन लेना आपने, देखो ऊपर से जो बंद हो ऐसा ढक्कन लेना है, और फिर डिब्बे को आपने बर्तन की लो पर गर्म करना है जब तक कि पानी उबलने ना ले। ठीक है ना, इसे आधा पानी से भरना है जब तक कि पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए, मोमबत्ती को बुझा दीजिए, तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से, यानी कि आपने क्या करना है, पहले बर्तन में पानी को उबालना है, फिर उस पर तुरंत ढक्कन बंद कर देना। ठीक है, उसके बाद गर्म डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी पूर्वक धातु के गहरे पात्र अथवा वाश बेसन में रखें, या तो बाल्टी में रख लें या वाश बेसन में रख लें। ठीक है, डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए, क्या होगा, देखिए डिब्बा ना इस प्रकार से पिचक जाएगा। ठीक है, ये तो आपको एक अच्छा पॉइंट बताती हूँ। जब हम ना कभी बोतल साफ़ करते हैं ना, जिसमें दूध या लस्सी डाल रखी है हमने, ठीक है, उसको हम साफ़ करते हैं, मान लीजिए गर्म पानी से साफ़ करते हैं, तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, गर्म पानी से सर्दियों में साफ़ करते हैं तो बोतल के अंदर गर्म हवा हो गई, फिर उसको ना ढक्कन बंद कर दो उसका, उसके ऊपर तुरंत गर्म ठंडा पानी डाल दो। उससे क्या होगा, बोतल की शेप बिगड़ जाएगी। गर्म पानी कारण नहीं बिगड़ेगी, ठंडा पानी डालने के बाद बिगड़ेगी। यदि बहुत अधिक गर्म डाल दें फिर तो बिगड़ेगी, अलग बात है, लेकिन यदि काफ़ी गर्म पानी है, उसके अंदर साफ़ कर दिया, बाहर निकाल दिया, तुरंत ढक्कन बंद कर दिया, उसके अंदर गर्म भाप रुक गई, ठीक है, और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, तब बोतल की शेप बिगड़ जाएगी। जैसे कि डिब्बे का जो शेप अब बिगड़ गई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार इस प्रकार से खराब क्यों हो गया, विरूपित क्यों हो गया। यदि आपको टिन का डब्बा ना मिलता, प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। ठीक है ना, बता दिया ऐसे ही। अब अपने कुछ अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से कोई पवन ऐसी आती हवा है ना, कि जो पतंग को ऊपर ऊपर और ऊपर ले जाती है, किसी खास दिशा में जाती है। जब आप किसी नौका में, आपने नौका चलाना देखा हो किसी का, तो क्या इस चलाने में आसान होता है। यदि पवन उसी दिशा में जा रही है तो नौका चलाना आसान होगा। यदि पवन वायु विपरीत दिशा में जा रही है तो नौका चलाना मुश्किल होगा, है ना। क्या आपको पवन
अब मान लो आपके सामने आप ना जा रहे हैं और आपके सामने से बहुत तेज़ वायु चल रही है, तो आप ना आपका साइकिल मुश्किल से धकेला जाएगा ना आगे की ओर। आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है, ठीक है ना। अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए और साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है ये भी बात कीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए, ये सभी अनुभव हमें आभास कर दिलाते हैं कि वायु दाब डालती है, ठीक है। जैसे कि अभी बर्तन गर्म था, जैसे बताता है, बड़ी देखिए एक बार। जैसे बर्तन गर्म था, इसके अंदर गर्म वायु थी, ठीक है ना, हमने इसके ठंडा पानी डाल दिया। इससे क्या हो गया, अंदर जो गर्म वायु थी वो हल्की वायु थी और वह बर्तन के दीवारों पर क्या कर रही थी, प्रेशर लगा रही थी। और बेटा गर्म वायु जो होती है ना फैलती है, वह टीन का जो डिब्बा है इसके अंदर की दीवारों पर प्रेशर लगा रही थी। ठंडा पानी डाल दिया तो क्या हो गया, ठंडी वायु जो अंदर की गर्म वायु थी ठंडी हो गई वो, और वो इस तरफ से घूमेगी फिरेगी नहीं, वो शांत हो जाएगी, ठीक है ना, वो संपीड़ित हो जाएगी। और इससे यानी कि वायु जो थी वो थोड़े स्थान में आ गई, तो अब वो डिब्बा खाली तो नहीं रह सकता ना, तो डिब्बा पिचक जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बाहर डिब्बे के अंदर की वायु ठंडी हो गई, थोड़ी हो गई, और डिब्बे के बाहर की वायु ज़्यादा है, तो इसके ऊपर क्या दबाव डालेगी और दबाव के कारण डिब्बा पिचक जाएगा, ठीक है ना। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था, ठीक है ना। आपको आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, जब डिब्बे में पानी डालते हैं तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की, देखो जब हम लोग पानी डालते हैं तो अंदर की जो भाप है संघनित हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर जो वायु का दाब है डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है, ठीक है ना। पवन का वेग बढ़ने व वायु दाब पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। यानी कि अगर वायु तेज चल रही है, हवा तेज चल रही है तो उसका दाब घट जाता है। कागज के टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख के से कम आमाप के से अपने क्या करना है, खाली बोतल लेनी है, उसमें ना कागज़ जो है वो क्या करना है आपने, उसका एक कागज़ को ना मोड़ मोड़ के और गोल गेंद जैसा बना लो कागज़ को, ठीक है ना, और बोतल के मुंह के आगे रख दो, ऐसे रखा हुआ है ना, ये रखा हुआ है, और इसमें ना फूंक मारो उस कागज़ की गेंद के ऊपर, ठीक है ना, कि बोतल के अंदर चली जाए हमारी गेंद। लेकिन आप ना हैरानी वाली बात करने देखोगे कि आप ना फूंक मारोगे तो बॉल अंदर नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। कारण जानते हो क्यों, क्योंकि देखो आपने जो वायु मुंह के द्वारा फूंकी है गेंद के ऊपर, वो वायु गतिशील है, लेकिन बोतल के अंदर की जो वायु है वो क्या है, वो स्थिर वायु है, तो वो बाहर की ओर वो वहीं पर रहेगी वायु, ठीक है ना। और आपके मुंह से निकली वायु जिसको बॉल को अंदर लेकर जाएगी। लेकिन दाब जो है वो बाहर जो बोतल के अंदर की वायु है उसके आज ज़्यादा रहेगा, ना कि आपके मुंह वाली वायु का, और इसीलिए वह गेंद आगे नहीं जाएगी। इसमें देखो, इस क्रियाकलाप को विभिन्न आमापों की बोतल के साथ करने का प्रयास करें। अपने मित्रों से फूंक मारकर गेंद को भीतर डालने के लिए कहिए। पहेली पूछो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न विचार किया जाए। कागज़ की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है। देखो, ऐसा कठिन क्यों है, लगभग समान आमाप के 2 गुब्बारे लीजिए, गुब्बारों में पानी भर लीजिए, दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए, ठीक है ना। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा की छड़ी से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए, क्या आप क्या देखते हैं। गुब्बारों के बीच फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए क्या क्या होता है। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज़ की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। चित्र 8.5 में दिखा रखा है। अब कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी, जबकि बूझो कहता है कि पट्टी नीचे झुक जाएगी, ठीक है ना। आपके प्रेक्षण किसे सही कहते हैं। देखिए, आइए अब हम अब क्रियाकलाप 8.2, 3 और 4 को समझने का प्रयास करें। क्या आपने आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप है, अर्थात वे वैसे ही हैं। क्या आपने अनुभव किया था कि पवन का वेग बढ़ने पर
वायु दाब कम हो जाता है। देखिए जब हम बोतल के मुंह पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अधिक होता है, जबकि इसलिए वहाँ का वायु दाब घट जाता है। ठीक है ना। तो बोतल के भीतर जो वायु दाब है उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। यानी कि बोतल के भीतर जो वायु दाब है उसके मुख के निकट की जो दाब है उससे अधिक, यानी कि बाहर तो दाब कम है और अंदर दाब ज़्यादा है। तो अंदर जो दाब है वह गेंद को अंदर नहीं जाने देगा, गेंद बाहर ही जाने का प्रयास करेगी, कम दाब की तरफ। इसलिए इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। 8.3 में क्या है, गुब्बारों के बीच फूंक मारते हैं तो एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। कैसे, हमने फूंक मारी तो गुब्बारों के बीच की हवा निकल गई ना, तो वहाँ पर क्या हो गया, कम वायु दाब का क्षेत्र हो गया और गुब्बारे वहाँ एक दूसरे की ओर आकर पड़ेंगे। ठीक है ना, एक दूसरे को टकराएंगे। क्यों, वहाँ की वायु तो कम हो गई, वहाँ की वायु तो फूंक मार के हट गई, वहाँ पर वायु दाब कम हो गया, इसीलिए गुब्बारे खाली जगह में आने का प्रयास करेंगे। और दूसरी तरफ जहाँ पर गुब्बारे हैं उनके चारों ओर वायु का दाब बहुत अधिक है और वो वायु दाब अधिक होने के कारण वो गुब्बारों को कम वायु दाब की तरफ धकेल देंगे। क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा कि जब आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर की ओर उठ जाती है। पुनः ऐसा तब ही संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा कब संभव होगा, देखिए आप कागज़ की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो यह ऊपर उठ जाती है। पुनः ऐसा तभी संभव होगा जब कागज़ में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। तो आगे देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा कि यदि तीव्र वेग की पवन भवनों और झोंपड़ियों की छत के ऊपर से जाए, है ना, तो क्या होगा, जैसे ही बहुत तेज वायु और झोंपड़ियों के ऊपर से गुजरे तो वहाँ पर क्या होगा, वायु दाब कम हो जाएगा और भवन और झोंपड़ी है उसके अंदर जो है, भवन झोंपड़ी के अंदर जो वायु है उसका दाब तो अधिक है, तो वो वायु तो बहुत अधिक दाब के साथ झोंपड़ी को छत को बाहर फेंक देगी। इसीलिए झोंपड़ियों मकानों की छतें हैं बहुत तेज़ हवा में उखड़ जाती हैं। ठीक है ना, उड़ जाती हैं। ठीक है ना, इसका यही कारण है, क्योंकि देखो बहुत तेज़ वायु है वो कहाँ से गुजरी, झोंपड़ी के ऊपर से गुजरी, तो झोंपड़ी के ऊपर पवन वेग क्या हो गया, कम हो गया, वायु दाब कम हो गया। और झोंपड़ी के अंदर जो छत के नीचे वायु दाब ज़्यादा है तो वो तो वायु उसको झोंपड़ी को बाहर धकेलेगी ना, है ना। जब पवन नहीं चल रही थी तो ऊपर भी दबाव समान था, अंदर भी दबाव समान था, लेकिन जब पवन चल रही तो ऊपर दबाव कम हो गया तो झोंपड़ी छत जो है वो उड़ जाएगी। ठीक है ना, तो यदि छत कमज़ोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताएं। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे, आइए हम समझने का प्रयास करें पवन कैसे बनती है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही, इसी के साथ थैंक यू, आपने लेसन पढ़ना है। ठीक है।